Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our first lecture. And आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन पे है, जो कि यूनिट 1 का लेक्चर 1 है। अब एक यूनिट को हम 2-3 लेक्चर में भी डिवाइड कर सकते हैं, और इसकी वजह यह है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा सा कंटेंट जो है ना वो कवर करेंगे। ज़्यादातर वो लोग जिनको बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है तो उनके लिए ये आइडिया ज़्यादा अच्छा है। वो लोग जिनको पहले से रिसर्च का नो हाउ है तो डेफिनेटली दे विल फील बोर कि कम कंटेंट ज़्यादा देर में कवर करें, लेकिन हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो स्टार्टिंग विद आर इंट्रोडक्शन, बेसिकली पहले टर्म रिसर्च को समझ लेते हैं। जो टर्म है रिसर्च, इसका मतलब है टू सर्च अगेन, या हम कह सकते हैं कि टू एग्जामिन केयरफुली। सो इसको डिवाइड कर लें, री एंड सर्च। तो री का मतलब बार बार रिपीट होना, और सर्च का मतलब कि हम उसको देखें, एग्जामिन करें, केयरफुली इवेलुएट करें। बेसिकली जो रिसर्च है ये एक सिस्टमेटिक मेथड है, एक बहुत केयरफुल मेथड है, जिसमें हम कोई भी हमारे पास मौजूदा जो नॉलेज होती है किसी भी आइडिया या किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उसको हम या तो वैलिडेट करते हैं कि हाँ ये मौजूदा नॉलेज जो है ये वाकई ऐसा है या नहीं है, या फिर अगर किसी कॉन्सेप्ट के बारे में हमारे पास न्यू नॉलेज जनरेट करनी होती है तो फिर हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं। हम देखते हैं कि एक्चुअली ये जो नया इवेंट या नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है तो ये क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स अपनी फील्ड में मिल रहे होते हैं, जैसे टीबी है, अब तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है, लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन स्टिल उस पर रिसर्चेस चल रही हैं, उसमें नई नई मोडेलिटीज़ आ रही हैं। ये तो वो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वैलिडेट भी किया जा रहा है और उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ रही है ड्यू टू रिसर्च। जबकि कुछ न्यू टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हेल्थ केयर में, या रोबोटिक्स है, या फिर चिप जो डिज़ाइंस हैं जो डिफरेंटली यूज़ होते हैं इनटू हेल्थ केयर, तो वो बेसिकली न्यू नॉलेज जनरेट करता है। सबसे रीसेंट एग्जाम्पल तकरीबन हमारे हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इसका मालूम होता है, कोविड जो था, जो बिल्कुल नया एक वेरिएंट आया था। तो जब कोविड बिल्कुल नया आया था तो लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इस पे जब रिसर्च हुई तो पता चला कि ये एक न्यू वायरस है, मतलब इसका एक न्यू वेरिएंट है कोविड कोरोना वायरस का, और ये जो है ना इसके ये सिम्टम्स हैं, और फिर उसका वैक्सीन तक और इसकी ट्रीटमेंट तक चीज़ें निकल आई हैं। यही रिसर्च का काम होता है कि बिल्कुल एक सिस्टमेटिक स्टेप वाइज प्रोसेस है और बहुत केयरफुल प्रोसेस है, जिसमें या हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को वैलिडेट करते हैं या फिर न्यू नॉलेज को जनरेट करते हैं। और इसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि हम जो है अपने नॉलेज के बेस को स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सच एज़ नर्सिंग में हो, मेडिसिन में हो, इंजीनियरिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो। लेकिन अगर हम उसके नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करें, और स्ट्रॉन्ग इन्हीं दो तरीक़ों से होता है कि अगर नॉलेज है तो उसको वैलिडेट करें, अगर नहीं है तो न्यू नॉलेज इसके बारे में नॉलेज पैदा करें। तो ये अल्टीमेट गोल होता है रिसर्च का। असल में नर्सिंग रिसर्च क्या है, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि नर्सिंग रिसर्च क्या है। नर्सिंग रिसर्च बेसिकली हमारे पास एक वही साइंटिफिक प्रोसेस है, और ये जो रिफ़ाइन करता है नर्सिंग नॉलेज को, एग्जिस्टिंग नर्सिंग नॉलेज को, या वैलिडेट करता है उसको, और या फिर अगर नर्सिंग के अंदर ही कोई न्यू नॉलेज जनरेट करने की ज़रूरत होती है तो वो जनरेट की जाती है। और इसका फ़ायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे नर्सिंग प्रैक्टिसेस पे होता है। बहुत पहले पहले वर्ल्ड वार 1 में या 2 में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा थे। नर्सिंग के अंदर नाइटिंगेल ने अपनी प्रैक्टिसेस शुरू की, उसने हैंड हाइजीन पे फोकस किया, उसने सैनिटेशन पे किया, वेंटिलेशन पे काम किया। तो वो जो इन्फेक्शंस की वजह से और जो वूंड्स ज़ख़म की वजह से, अगर 100 में से 43% मोर्टेलिटी रेट था कि 100 में से 43 लोगों की डेथ हो जाती थी, तो वो 2 to 3% पे आ गया, जो कि नाइटिंगेल की सबसे, अगर हम कहें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इसी की बेस पे जो है ना उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे। यही हमारे प्रैक्टिस को चीज़ें इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हिस्ट्री देखें तो जो आईवी ड्रिप्स हैं वो पहले जब निकले थे तो जो ग्लास का एक बॉटल होता था उसके अंदर जो है ना वो दवाई भरी जाती थी, और फिर उससे जो है ना वो ड्रिप बना के वो दिया जाता था। अब तो सिंगल यूज़ पे आ गए हैं, ताकि वो
रीफिल ना हो सके, उससे इन्फेक्शन ना फैल सके, और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो गए हैं. So the ultimate goal in nursing research is to provide evidence basis, empirical basis. हमारे पास अगर किसी भी प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड एविडेंस के तौर पे होगा, जिसको हम कहते हैं कि भाई हमारे पास सबूत है इस चीज़ का कि अगर हम ये काम ऐसे करेंगे तो हमारा काम बेहतर तरीके से होगा, तो उसको एविडेंस कहते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं. तो यही जो रिसर्च है ये हमें एम्पेरिकल बेसिस या एविडेंस प्रोवाइड करता है फॉर आवर प्रैक्टिसेस. एंड वक्त के साथ साथ हमने ये देखा है कि नर्सेज आर इंक्रीजिंगली इंगेज्ड इन स्टडीज़ दैट बेनिफिट द प्रोफेशन एंड इंडिविजुअल इटसेल्फ. चाहे वो नर्सेज को या नर्सेज के जो पेशेंट्स होते हैं, तो वो 4 डिफरेंट डोमेन्स में रिसर्चेज में इन्वॉल्व हैं, और वक्त के साथ साथ ये और भी बढ़ रही है. पाकिस्तान में भी ये चीज़ ट्रेंडिंग पे है कि जिसमें नर्सिंग प्रैक्टिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी तरह एजुकेशन है और क्लिनिकल प्रैक्टिस है. इन 4 डोमेन्स में नर्सेज बहुत काम कर रही हैं, और ऑलरेडी काफ़ी पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हम मुल्क में देख रहे हैं कि ये चीज़ें वक्त के साथ इम्प्रूव हुई है, तो ये सारी नर्सिंग रिसर्च की वजह से ही हुई है. सो फॉर सपोज़ अगर ये हम कुछ एग्जांपल देखें नर्सिंग रिसर्च क्वेश्चंस की, कि जिसके बेस पे एविडेंस बने, जिसके बेस पे एम्पेरिकल बेसिस हमें मिले हैं, वो क्या थे. अब उसमें जो है ना ये कि व्हाट टाइप ऑफ मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम आर ओल्डर नर्सेज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस. तो ये एक स्टडी हुई है 2008 में, जिसमें ये 4 रिसर्चर थे, कैमरन, आर्मस्ट्रॉन्ग, स्टेसन, केनी एंड मोरो. और इन्होंने देखा कि नर्सिस को ओल्ड एज में जब वो या जो है थोड़े से अबव 40 ईयर्स में चले जाते हैं, तो चूँकि नर्सिस का ज़्यादातर काम फिज़िकल वर्कलोड होता है, तो उनको कौन से मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स आते हैं. मैंने खुद अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि नर्सिस को ज़्यादातर कमर का दर्द हो गया या जॉइंट पेन, जॉइंट्स की इश्यूज़, आर्थराइटिस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, तो वो होती हैं जस्ट बिकॉज कि दे आर केयरिंग फॉर द पेशेंट्स, तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाती है. सो दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें कि व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन विद स्किज़ोफ्रेनिया हु हैड टू नेगोशिएट सपोर्ट फ्रॉम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज. तो वो फीमेल्स जिनको स्किज़ोफ्रेनिया साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे जब इन्होंने अपने साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से हर के जो इनफॉर्मल सोर्सेज होती हैं, मतलब लोगों से बातचीत करते हुए या अपने फ्रेंड्स एंड जो नेक्स्ट ऑफ किन्स होते हैं उनसे बात करते हुए जब वो सपोर्ट लेते हैं, तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे. अब जो ऊपर वाला था तो बेसिकली क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है. नीचे वाला जो है ना वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव सेंस में इसका क्वेश्चन बन रहा है. सो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्या होती है, लेकिन ये कुछ रिसर्च क्वेश्चन हैं जो कि हमें पिन पॉइंट कर रहे हैं कि बेसिकली ये इश्यूज़ हैं और इस पे काम होना चाहिए. और जो 2008 में भी इन्होंने किया था और बहुत सारे और लोगों ने भी अब तक इस पे डेफिनेटली किया होगा, हमें सिर्फ सर्च की ज़रूरत होती है. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ग्लोबली नर्सिस का रिसर्च के अंदर अब रोल बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे हेल्थ केयर रिसर्च. और इसमें सिर्फ नर्सिंग के ऊपर नहीं है, नर्सिस डिजीज़ के ऊपर रिसर्चेस कर रही हैं, क्वालिटी के ऊपर कर रही हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल्स पे कर रही हैं, इसके अलावा जो है ना कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स पे कर रही हैं कि अगर तो मरीज़ कम अरसे के लिए हॉस्पिटल में रहेगा तो उसके क्या बेनिफिट है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक इन्फेक्शन रेट ही कंट्रोल कर लें तो मरीज़ डेफिनेटली कम दिन गुजारेगा हॉस्पिटल में. जब वो कम दिन गुजारेगा तो जल्दी ठीक होगा. दूसरी बात यह है कि उसका ख़र्चा कम आएगा. तीसरी बात यह है कि वो मज़ीद इन्फेक्शन और बीमारियों से बचेगा. सो इस तरह के बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज हैं जिसमें नर्सेज जो है ना वो बहुत एक्टिवली इंगेज्ड है. और ये जो रिसर्चेज हैं ये बेसिकली हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस जो है वो उसके लिए कन्विंस करती है, जिसके ज़रिए हम बेस्ट क्लिनिकल एविडेंसेस क्रिएट करते हैं कि हमारे पास एविडेंस आए जिसके बेस पे हम अपनी केयर के डिसीजंस कर सकें. आपने नर्सिंग प्रोसेस सब ने पढ़ा है, और जिसमें एक थर्ड स्टेप है कि जब हम डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर हम जो है बेसिकली डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमने अब प्लानिंग क्या करनी है, हमने क्या केयर प्लानिंग करनी है कि जिसके बेस पे हम पेशेंट को केयर देंगे. सो वो एक एविडेंस के बेस पे हम वो डिसाइड करते हैं कि अगर हम ये केयर प्लानिंग बनाएंगे
तो इसके बेस पे हमारे पास ये रीज़न्स हैं, और वही रीज़न्स फिर जब हम अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को बेनिफिट मिलता है या हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को बेनिफिट मिलता है। डिपेंड करता है हम कौन से एरिया पे स्पेसिफिकली उस पर फोकस करें। सो वो नर्सेज जो कि हाई क्वालिटी एविडेंस को अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में या एजुकेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में इनकॉर्पोरेट करती है, मतलब उसको इस्तेमाल करती है, तो उनके इंटरवेंशंस जो एक्शंस होती हैं वो अप्रोप्रिएट होती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, और वो हेल्थ आउटकम्स जो मरीज़ जिस रिज़ल्ट्स के साथ हॉस्पिटल से निकलते हैं या इलाज के बाद उनको जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, वो अच्छे ही होते हैं। सो अगर हम रोल्स की बात करें तो देखें नर्सिस का रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने अभी भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे बात की, तो ये हर नर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। अब रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप में से हर नर्स एक रिसर्च करें। इसका मतलब क्या है, एक कॉन्टिन्यूम है। कॉन्टिन्यूम का मतलब ये है कि दो एक्सट्रीम होती हैं किसी भी चीज़ की। अब दरमियान में एक बंदा बैठा हुआ है जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है, तो वो सेंटर ऑफ द कंटिन्यूम है। एक वो है जो कि बिल्कुल नहीं कर रहा, और एक वो है जो कि बहुत एक्टिवली एक काम में इंगेज्ड है। सो द पॉइंट इज़, जहाँ पे हम ये अगर इस डायग्राम को नीचे जो स्लाइड पे नज़र आ रहा है कि अगर एक कंटिन्यूम है जिसमें लेफ़्ट साइड पे वो नर्सेज हैं जो कि नर्सिंग रिसर्च को प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोड्यूसर है, और वो रिसर्च भी कर रही है और दूसरे लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं, वो भी रिसर्चेस कर रहे हैं, तो एक ये एक्सट्रीम है। और दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि वो नर्सेज जो कि प्रैक्टिस साइड पे है, बेड साइड पे है, जैसे आप लोग हैं, तो वो बेसिकली कंज्यूमर हैं। वो लोग अगर इन रिसर्च करने वाले जो नर्सेज हैं इनके रिसर्चेस को कंज्यूम करें और अपने प्रैक्टिस में लेकर आएँ, तो ये भी एक इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप एक रिसर्च पेपर पढ़ते हैं अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नर्स ऐसी है जो कि सर्जिकल वार्ड में काम करती हैं, तो वो वहाँ पे अपने वार्ड में कोई इशू आइडेंटिफाई उसको होता है या नज़र आ रहा होता है कि बेसिकली ये ख़त्म कैसे होगा, ये बेहतर कैसे होगा कि इसको हम ठीक कर सकें, तो उस पर कोई आर्टिकल निकाल लें, 2 आर्टिकल निकाल के पढ़ लें, तो एक तो उसका नॉलेज बढ़ेगा उस चीज़ पे। दूसरी बात यह है कि शी विल बी अवेयर ऑफ इट। अगर तो उसके पास अथॉरिटी एंड राइट्स अभी नहीं हैं कि वो अपने वार्ड में एज अ हेड नर्स या एज अ नर्स इंस्ट्रक्टर उसको ठीक करें, तो कम से कम वो ये तो कर सकती है ना कि अपने प्रैक्टिस में उस चीज़ को बेहतर करें, और जो उसके कुलीग हैं जो नर्सेस काम कर रहे हैं और डॉक्टर्स काम करें, तो उनको भी अवेयर करें कि ये काम, फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अक्सर देखते होंगे जब एक मरीज़ को सक्शन किया जाता है, उसके चेस्ट जो स्प्यूटम है या सिक्रीशंस हैं उसको, तो वहाँ पे हमें डिस्टल वाटर की ज़रूरत होती है। हमें पता है कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल में अक्सर डिस्टल वाटर नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट में बहुत मुश्किल होता है। फिर इसके अलावा चलें एक बॉटल में अगर हम टैप वाटर भी उठा लेते हैं तो वो भी समहाउ कुछ ना कुछ सेफ़ होता है। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे नर्सेज को भी देखा होगा कि वो ग्लव्स के अंदर टैप वाटर भर के उसके अंदर जो है ना वो सक्शन कैथेटर डाल के उसको क्लीन करते हैं और फिर जाके मरीज़ को अप्लाई करते हैं, तो उसमें वो लैटेक्स के पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि इरिटेंट्स हैं, और ये इस तरह की चीज़ें, तो ये मरीज़ को उल्टा नुकसान देती है। तो हम अगर इस तरह इस पे कोई आर्टिकल पढ़ें और इस प्रैक्टिस को ही कंट्रोल कर लें अपने प्रैक्टिस में भी और अपने कोलीग्स को भी अवेयर करें, तो इससे भी हमारी बहुत बड़ी बेनिफिट्स हमें मिल सकती हैं। और ये कंज्यूमर साइड पे जो प्रैक्टिसिंग नर्स है, ज़रूरी नहीं कि वो रिसर्च में इन्वॉल्व होकर एक्टिव रिसर्चर बने, बल्कि वो उस रिसर्च को पढ़े और उसको अप्लाई करें। सो एट द एंड दो एक्सट्रीम आ जाते हैं कि उसमें नर्सिस की इन्वॉल्वमेंट कैसे बनती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो पहले कोई रिसर्च पढ़ी नहीं और रिसर्च तो बहुत बोरिंग है, तो हम रिसर्च में कैसे ख़ुद को इन्वॉल्व करें। तो अब सिर्फ एक मेथड नहीं है कि हमने कोई रिसर्च पेपर निकाला और उसको पढ़ा और उसको समझा और फिर बस जो है शुरू हो गए। ये पढ़ने का आजकल वैसे भी लोगों का जो है ना वो इंटरेस्ट कम है। सो बेहतर तरीका क्या होता है कि डिफरेंट मेथड्स जो रिसर्च के हैं उसमें इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल एक कॉन्फ्रेंस जर्नल क्लब हो रहा है, मतलब 2 नर्सेज बैठी हुई हैं जो कि एक टॉपिक पे उनको रिसर्च का आइडिया है, वो उस पर बात कर रही है रिसर्च बेस। आप जाके बैठ के उनकी बातें सुने या उसमें से अपनी भी कोई क्रिटिक या उसमें भी कुछ अपने डिस्कशन के जो पॉइंट्स हैं वो ऐड कर लें, तो ये एक जर्नल क्लब बन जाता है कि आप रिसर्च बेस्ड डिस्कशन करते हैं।
तो ये प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव डिस्कशन होती है। सेकेंडली कि आप एज अ ऑडियंस आप जाके किसी भी साइंटिफिक प्रेजेंटेशन में बैठ जाएं, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठ जाएं, किसी प्रोफेशनल मीटिंग में बैठ जाएं, जो आपके अक्सर हॉस्पिटल्स में होती हैं, हर स्पेशलिटी के अपने कॉन्फ्रेंसेस और ये प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं। तो उसमें आप जाके बैठ के सुने उन लोगों को, उनको अंडरस्टैंड करें कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या रिसर्चेस की हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई आपकी दोस्त नर्स है जो कि ख़ुद एक रिसर्च करना चाहती है और वो आपको कहें कि मेरे माइंड में इस चीज़ पे एक रिसर्च होनी चाहिए और जो है ना ये इससे बेहतर ही आएगी, तो आप उससे डिस्कस करें, रिव्यू करें कि उसका प्रपोज़ल क्या है, उसने क्या ऐसा नोट किया है, और अपनी ही आपका जो आपका नॉलेज है ऑन रिसर्च वो आप शेयर कर सकती हैं। इसी तरीके से अगर कोई रिसर्चर आपके पास आए और वो कहे कि मैंने आपके हॉस्पिटल में डेटा कलेक्शन करनी है, आपने मेरी हेल्प कर दें, या पेशेंट से मुझे डेटा ले दें, या आप जो है ना वो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि यहाँ मैं डेटा कलेक्शन कैसे कर सकता हूँ, तो रिसर्चर के साथ जो है ना आप असिस्टेंट्स के तौर पे भी हेल्प कर सकती हैं कि आप उनको पार्टिसिपेंट रिक्रूट करा दें, आप उनको डेटा कलेक्शन करा दें, आप उनको वार्ड तक एक्सेस दे दें, आप उनको रास्ता तरीका बताएं कि कैसे उनको डेटा मिल सकता है, कैसे वो अपना रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से पेशेंट्स हो गए या क्लिनिशियन या एडमिनिस्ट्रेटर, इन लोगों के साथ जो है ना आप डिस्कशन करें अपने हेड नर्स के साथ कि अगर हम यहाँ हैंड वॉशिंग की पॉलिसी स्ट्रिक्टली लेकर आएँ और सारे नर्सेज और डॉक्टर्स और अटेंडेंट जब पेशेंट को टच करेंगे तो हैंड वॉश करेंगे, तो इससे हमारा इन्फेक्शन रेट कंट्रोल होगा और इससे हमारे पेशेंट के आउटकम बेहतर होंगे। तो इस तरह जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर उनके साथ आप डिस्कशन ही करेंगे ना तो भी इससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो इन्हीं तरीक़ों से आपका इंटरेस्ट जो है ना वो रिसर्च के अंदर बिल्ड होता है। अब हम ये कहते हैं कि चलें एविडेंस तो हमारे पास पहले ही बहुत है, हम जो क्या ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? तो फिर रिसर्च क्यों ज़रूरी है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस के लिए जो नर्सिंग में है? नर्सिंग तो एक छोटा सा फील्ड है और वो तो बस अभी तक जितना एक्सप्लोर हुआ ये बहुत है। तो देखें किसी भी फील्ड को प्रोफेशन बनने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके लोगों को उसको ऑक्यूपेशन से निकाल के प्रोफेशन की हद तक लाने के लिए बड़ी मेहनत और मशक्क़त और रिसर्चेस करनी पड़ती है, और इसके लिए ज़रूरी है कि रिसर्च की जाए। अब रिसर्च जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है 4 तरीक़ों से करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट रिसर्च पर्पसेस होती हैं। या तो रिसर्च डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, या प्रेडिक्शन के लिए होता है, या कंट्रोल के लिए होता है। इस तरह की से एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। सो नंबर 1 जो बेसिक लेवल ऑफ इंक्वायरी है, ये तो नंबर 1 इज़ डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन इज़ कि हम जब रिसर्च करें तो किसी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करें, ठीक है, कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है तो मैं उठा के कहूँ कि ये मेरा मोबाइल है, इसका इतना साइज़ है, ये कलर है, इसकी ये शेप है, इसमें ऑडियो जैक है, इसमें चार्जिंग पॉइंट है और फ़लाँ 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 ये सारी चीज़ें मैं बताऊँ। तो सिर्फ मैं ये उसकी जो फिज़िकल शेप है ना, उसकी जो मुझे आंखों से दिख रहा है, जो हाथों से फील हो रहा है, मैं जो है ना उसको डिस्क्राइब करूं, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। ज़रूरी नहीं कि मैं उसको आप डिस्क्रिप्शन में मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसका लॉक कैसे खुलता है और अगर लॉक खुलेगा तो ये क्या करेगा और इसके कैमरा जो है ना कैसे फंक्शन करता है। नो, जो ज़ाहिरी लुक होता है डिस्क्राइब करना होता है, तो उस टाइप ऑफ रिसर्च को हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक रिसर्च है। फॉर एग्जाम्पल अ क्वालिटेटिव स्टडी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंसेस ऑफ सर्वाइविंग प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन। एक क्वालिटेटिव स्टडी हुई है जिसमें उन पेशेंट से पूछा गया कि जब वो वेंटिलेटर पे थे तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे जब बहुत अरसा वो वेंटिलेटर पे थे। तो उसमें उस स्टडी के रिज़ल्ट्स ने नर्सिस को क्या इंसाइट दी, अंडरस्टैंडिंग दी। उन्होंने इस रिज़ल्ट्स में देखा कि पेशेंट्स की जो साइकोलॉजिकल नीड्स है ना, वो नर्सिस ने कैसे पूरी करनी होती है। ज़ाहिर सी बात है, एक मरीज़ वेंटिलेटर पे है तो उसकी अपनी नीड्स तो होती है, फ़िज़िकल नीड भी होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है। तो नर्सिस को उनकी साइकोलॉजिकल नीड का भी पता चला। हम तो कहते हैं कि आम एक जनरल बात यह है कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो उसको ना कुछ नज़र आता है, ना कुछ सुनता है, ना बोल सकता है, सीडेटेड रिलैक्स होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो कि मतलब हर पेशेंट अगर सीडेट रिलैक्स भी हो तो उसको बाहर की सराउंडिंग का आइडिया हो रहा होता है
कि बाहर नर्सेज आपस में क्या बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स क्या बात कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर जब आते हैं तो वो, लेकिन वो इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा होता। सो इस तरह के जो जब पेशेंट्स को वीन ऑफ करते हैं, मतलब जब वेंटिलेटर से हटाते हैं, जो हटाने का प्रोसेस होता है वेंटिलेटर का, उसको वीन ऑफ कहते हैं। तो उस दौरान फैमिली का मौजूद होना या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का मौजूद होना या फिर जो उनके रिलीजियस लीडर्स हैं, जैसे जो भी मज़हब है उनका और उनके मौलवी वगैरह या पादरी या जो भी होंगे, तो वो जब वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो अपनी रिसिटेशंस करते हैं, तिलावत करते हैं या जो भी दम दुरूद करना होता है, तो वो मरीज़ को और उसके फैमिली मेम्बर को कितना साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। तो ये भी एक रिसर्च है जो कि नर्सिस के लिए एक इंसाइट है, इसमें अंडरस्टैंडिंग है। तो लेकिन ये डिस्क्रिप्शन है। दूसरा जो वो है टाइप, उसको हम सो द सेकेंड थिंग इज़ एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन क्या करती है कि वो क्लैरिफाई करती है रिलेशनशिप को, कि एक इवेंट अगर होता है तो दूसरा इवेंट कैसे उसको लीड करता है। मिसाल के तौर पे एक मरीज़ हमारे पास आया और वो आया था चेस्ट पेन के साथ, और हमने उसका जो है वो कल्चर भेजा, कल्चर नेगेटिव था। 5 दिन बाद जब रिपोर्ट आई कि इसको इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन जब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब उसकी ट्रीटमेंट कार्डिक उसके लिए प्रॉब्लम के लिए हो रही थी, तो उसको जो है ना इन्फेक्शन के सिम्टम्स भी शुरू हो गए। जब दोबारा कल्चर भेजा तो पता चला कि इसको तो इन्फेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। अब ये कैसे हुआ? तो हमें एक फिनोमेना, फॉर एग्जांपल हम कहें हैंड वॉशिंग नहीं होती इस हॉस्पिटल में, तो हैंड वॉशिंग के ना होने की वजह से मरीज़ को कैसे वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। तो ये 2 डिफरेंट फिनोमेना हैं, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, या हैंड वॉशिंग से हम किस तरह इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हमें एक्सप्लेनेशन का जो मेथड ऑफ रिसर्च है ये हमें बताएगा। दूसरी एग्जांपल इसकी ये है कि the research that has been done to examine relationship between nosocomial infection, higher level of morbidity, mortality and higher hospital cost। क्या अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें हॉस्पिटल का ख़र्चा बढ़ता है या कम होता है? अगर हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उसमें जो है वो मॉर्बिडिटी के चांसेस, यानी मरीज़ के और ज़्यादा बीमार होने के चांसेस, एडिशनल बीमारियां लगने के चांसेस, या और मोर्टेलिटी यानी मरने के चांसेस कितने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, 2 वेरिएबल, 2 चीज़ों की आपस में या ताल्लुक़ को डिफ़ाइन करना, या एक कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या एसोसिएशन है, तो वो हमें थ्रू एक्सप्लेनेशन मिलती है, जो कि हम आइंदा के डिफरेंट टाइप्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये दूसरा लेवल है रिसर्च का, इंक्वायरी का। जो थर्ड है दैट इज़ प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन का मतलब ये है कि हम फ्यूचर, मौजूदा और जो माजी के गुजरे हुए इवेंट्स हैं, पास्ट के जो इवेंट्स हैं, उनको देखते हुए एग्जामिन करें, उन स्पेसिफिक सिचुएशन के बेस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, और उन अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे हम फ्यूचर के लिए कोई पेशन गोई करें, कोई प्रेडिक्शन करें। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है वो थर्ड लेवल ऑफ इंक्वायरी है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिक्शन। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस। एक, अगर मैं 100% हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस इम्प्रूव करूँगा या इम्प्लीमेंट करूँगा, तो क्या चांस है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से जो है ना वो हमारे पास प्रीवियस रेट्स होते हैं, एपिडेमियोलॉजी होती है, मतलब हमारे पास उनका डेटा होता है जो कि हम देखते हैं डिज़ीज़ का, और उस डेटा की बुनियाद पे आगे की प्लानिंग करके उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अब हमने ये चीज़ कर ली तो हमारे पास मरीज़ जो है ना उसका रिस्क कम हो जाएगा। तो ये प्रेडिक्शन वाला एक कॉन्सेप्ट है जो कि थर्ड लेवल ऑफ इंक्वायरी है। फॉर एग्जांपल, ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी प्रेडिक्ट हायर रेट्स ऑफ हार्ट डिजीज़। वो लोग जो कि ओबीस होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, या जो इनएक्टिव होते हैं, काम वगैरह ज़्यादा नहीं करते, तो उनमें हार्ट डिजीज़ का रेट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली बाकी लोगों के। सो द पॉइंट इज़ कि इस तरह जो हम कहते हैं कि अगर कोई काम नहीं करेगा और अगर कोई ओबीस होगा तो उनको हार्ट रेट होने का चांस ज़्यादा है। तो ये प्रेडिक्शन है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ जो हमारे पास है वो कंट्रोल है। अब कंट्रोल क्या है कि द एबिलिटी टू स्पेसिफाई हाउ टू प्रोड्यूस डिज़ायर आउटकम। हमारे पास इतनी अथॉरिटी, इतना पावर कि हम अपनी मर्ज़ी का एक आउटकम निकाल सकें। मिसाल के तौर पे, अब डॉक्टर जो सर्जरी करता है तो वो सर्जरी के लिए तो इंटरनल ऑर्गन एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, अब
हम इंटरनल ऑर्गन जब एक्सपोज हो जाते हैं और हॉस्पिटल ऐसे एनवायरनमेंट में, तो हम जर्म्स से उनकी इंटरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्यों एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करते हैं, हम क्यों स्टेरिलिटी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ओटी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम रखते हैं, इसी तरीके से स्टीराइल और बिल्कुल साफ़ इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से स्क्रब वगैरह अप्लाई करते हैं। तो ये इसीलिए ताकि हमारे पास डिज़ायर आउटकम आए कि वो जो सर्जरी है वो सेफ़ हो और सर्जरी के बाद मरीज़ सेहतयाब हो जाए, ना कि वो और बीमार हो जाए। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल आप देख लें कि द इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ रिड्यूस व्हेन द लेवल ऑफ ओबेसिटी एंड एक्टिविटी आर कंट्रोल और व्हेन द पीपल आर नॉर्मल वेट एंड दे आर एक्सरसाइज। कि हम हार्ट डिजीज़ के रेट को तब कम कर सकते हैं अगर हम लोगों को एक्सरसाइज की तरगीब दें और लोग एक्सरसाइज करना शुरू करें, अपने वेट को कंट्रोल करना शुरू करें, स्मोकिंग छोड़ दें। तो इससे क्या होगा कि उनका वेट नॉर्मल होगा और उनकी एक्सरसाइज की एक्टिविटी की वजह से सर्कुलेशन और ये सारी चीज़ें बेहतर होगी, तो वो उनका हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाएगा। तो ये एक आउटकम क्या होगा कि हमारे पास हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंट नहीं होगा, तो ये कंट्रोल में आता है। आज का लेक्चर इतना ही है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिटेल में जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।